Hello viewers, welcome back to the channel. You are watching BJMC Communicator and I'm with you सिमरनजीत सिंह। तो आज हम करेंगे हमारा एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपके पास, उसमें हमारे पास एक टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्सेज। एंड ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और लॉज इनसे रिलेटेड कौन से हैं ना। तो आज हम इनके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो हम जिन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे वो है फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, फूड, एनर्जी एंड लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की हम डेफिनेशन देखते हैं। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने ऑनलाइन उठाई हैं, कुछ बुक्स की डेफिनेशन है, तो वो सब मिला जुला के मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ मीनिंग कॉन्सेप्ट पूरा नेचुरल रिसोर्सेज का तैयार किया है। सो बात हम करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी action of humankind. It includes sunlight, atmosphere, water, land, all minerals along with all vegetation and animal life. यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बिना किसी एक्शन के ह्यूमन काइंड के, जिसमें हमारा कोई इंसानों का कोई रोल नहीं है। इसमें आपकी सनलाइट आ गई, एटमॉस्फेयर आ गया, वाटर, लैंड, मिनरल्स जो आपके होते हैं, वेजिटेशन, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो अपने आप ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। देन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज और प्रोटेक्टेड इन नेशनल रिजर्व्स। नाउ हमारे पास आगे नेक्स्ट में है इन अदर वर्ड्स। हम क्या कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का कि इन अदर वर्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज आर द वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर विच आर नेसेसरी फॉर आवर डे टू डे लाइफ। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है या नेसेसरी है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, क्लाइमेट एंड सोलर एनर्जी। तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स। इसमें और हमारे पास आगे है नेचुरल रिसोर्सेज का है कि natural resources refer to the materials, substances, or features found in the natural environment that have inherent value and are utilized by humans for various purposes. Then, natural resources are all the land, forests, energy, resources, and minerals existing naturally in a place that can be used by people. Natural resources are essential for the fulfillment of physiological, social, economical and cultural नीड ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी। सो नेचुरल रिसोर्सेज की हमारी जो डेफिनेशन है वो बार बार वही आ रही है जो मैंने सबसे पहले आपको बताई, लेकिन बस यही है कि इसमें हमारे जो है वो वर्ड्स कुछ चेंज हो जा रहे हैं। तो आप ये सारी डेफिनेशंस देख के सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ के इनमें से कोई एक डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन को याद करके अच्छे से इसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हमारे पास ये जो हमारी लास्ट की दो डेफिनेशंस बची है नेचुरल रिसोर्सेज की, इनमें जो है मोस्टली जगह आपको ये लास्ट वाली जो मैंने लिखी है ना, ये डेफिनेशन आपको काफ़ी सारी जगह पे गूगल वगैरह करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैंने लास्ट में रखी है कि ये इजीली आपको अवेलेबल है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये डेफिनेशन देख रखी होगी। सो चलिए इस पे आते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज रेफर टू द थिंग्स दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर फॉर ह्यूमन यूज एंड डोंट नेसेसरी नीड द एक्शन ऑफ मैनकाइंड फॉर देयर जनरेशन और प्रोडक्शन। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो फ्रीली नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इसमें ह्यूमंस के यूज़ के लिए, और इसके अंदर मतलब हमारे या मैनकाइंड के किसी भी प्रकार के एक्शन की नीड नहीं होती इसके जनरेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। द की एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज दैट दे dictate the survival of humans and other life forms on earth. These resources include land, rocks, forests, which includes vegetation, water, which includes oceans, lakes, streams, seas, and rivers, fossil fuels, animals, animals include fishes या फिशरीज जो भी आपकी मैं कहूँ तो सी लाइफ होती है वो आ गए, वाइल्ड लाइफ आ गई, एंड आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आ गए, देन मिनरल्स, सनलाइट एंड एयर। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हमारा फॉरेस्ट्स हैं,
फॉरेस्ट के साथ आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड मिल जाती हैं। सो फॉरेस्ट के साथ एक सबसे बड़ी आपकी जो इश्यू है, आपका इश्यू वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी कि जो फॉरेस्ट्स हैं, आपकी जो वुड है, टिम्बर, उसको बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट अगर मैं कहूँ तो लोग कर रहे हैं। यूज़ नहीं, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन इज़ व्हेन यू यूज़ मोर देन, मतलब आपकी नीड से अलावा एंड वेस्टेज कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आ गई। नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि आप जो भी पेड़ काट रहे हैं या मतलब किसी भी तरीके से अगर हमारे जंगलों को नुकसान हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे पेड़ की कमी होगी। तो पेड़ की कमी होगी तो क्या होगा भाई, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ नहीं बचेंगे, धीरे धीरे जंगल खत्म होंगे, और जंगल खत्म होंगे तो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट इज टिम्बर एक्सट्रैक्शन एंड इलीगल कटिंग। पेड़ पौधों को से होने वाले फायदों के लिए इलीगली कट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो चंदन की लकड़ी को जंगलों में से उनकी स्मगलिंग होती है, उनको काटा जाता है। या कई सारे ऐसे आपके पेड़ हैं जिनका दवाई बनाने में यूज होता है, या कुछ पौधे हैं या प्लांट्स जो काफी महंगे बिकते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जंगल से काट लेते हैं और उसके बाद में बेच देते हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग या इलीगल माइनिंग, या माइनिंग जो भी आपकी होती है। माइनिंग से क्या होता है, माइनिंग से ना वहाँ की ज़मीन जो है, वहाँ ज़मीन सही नहीं रहती है। उससे अगर कहूँ तो मिट्टी के कुछ तत्व खत्म हो जाते हैं, या फिर ज़मीन नीचे से खोखली भी हो जाती है, जिसकी वजह से पेड़ जो है वो अपनी मजबूती के साथ उस तरीके से वहाँ पे खड़े नहीं रह पाते। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम्स का कंस्ट्रक्शन जब होता है तो उससे एक काफ़ी बड़ा एरिया उसके जद में अगर मैं कहूँ तो आ जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर कहीं पे भी आप देखें, कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है या फिर डैम्स वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें जो आसपास का रिवर का या उसका एरिया होता है, वहाँ पे मोस्टली यही होता है कि वहाँ पे पेड़ होंगे, या मतलब फॉरेस्ट वगैरह का ही एरिया होगा, आपको पेड़ मिलेंगे। तो जब एक डैम बनता है तो उसके लिए कई सारे पेड़ काटे जाते हैं, है ना। तो वो पूरा जो वहाँ का जो फॉरेस्ट लैंड है या पूरा जो एरिया है उसको खत्म किया जाता है एक तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अगर करंट सिनेरियो की बात करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो उससे क्या होगा, गर्मी की वजह से फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं। फॉरेस्ट फायर से क्या होगा, फॉरेस्ट फायर से आपके पेड़ खत्म होंगे, पेड़ों को नुकसान होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। इस तरीके से गर्मी से भी, फॉरेस्ट फायर से आपके फॉरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो आप हर प्रकार के नेचुरल रिसोर्स के लिए यूज कर सकते हैं भाई। अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कहूँ तो आज यही है हमारी कंट्री की, कि पॉपुलेशन में इंक्रीज की वजह से ना हर रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इतने रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल बचे भी नहीं है कि हम उनको यूज़ करते रहें और वो ख़त्म ना हो, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आएगा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस तरीके से आज की तारीख में अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो आपका आसपास का एरिया होता है ना, जो फॉरेस्ट लैंड होती है या वैसा एरिया होता है जहाँ पे आपका थोड़ा सा नेचर अगर मैं कहूँ तो वो है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए या फिर शहर बनाने के लिए उस लैंड को यूज किया जा रहा है। तो वो जो फॉरेस्ट लैंड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। जो लास्ट पॉइंट हमारा, एसिड रेन क्या है, एसिड रेन जो हो रही है वो भी अगर मैं कहूँ तो हमारी वजह से ही होगी, कि फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हमारे पास एसोसिएटेड उससे 10 प्रॉब्लम्स हैं। सो इससे प्रॉब्लम क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों की बात करें तो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो मैंने अभी पीछे फॉरेस्ट के साथ बात करी, वही बात यहाँ पे भी, कि पानी का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी यूज़ हो रहा है। अब उसकी बर्बादी भी कहें तो हो रही है। वो कैसे हो रही है, वो हो रही है, आप ने जो पहले देखी हुई है, बचपन में ऐड देखते हैं ना, या सरकार वो करती है कि हाँ, ब्रश करते टाइम टैप ओपन मत रखो, नल ओपन मत रखो, कपड़े धोते टाइम पानी बचाओ, वही सारी चीज़। तो वही है, आप अगर कोई चीज़ आपको मिली हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो ये एक इशू है इसके साथ। नेक्स्ट हमारा फ्लड एंड ड्रोट्स, यानी कि कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो ये भी एक वाटर रिसोर्स के साथ इशू है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर या वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। तो कई सारे जगह हैं जहाँ पे पानी को लेके आपका कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। कंट्रीज के अंदर भी चल रहा है, हमारे देश में भी बात करूँ तो पंजाब और हरियाणा में SYL सतलुज यमुना लिंक उसको लेके
हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट चलता रहता है, तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो वाटर के साथ एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में भाई उसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको, अगर डैम बन रहा है तो वो वाटर के लिए बन रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए आप उसका एक लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग टाइम में अच्छे से यूज़ कर पाएँ। बट उसके लिए भी जैसे हमने पीछे बात करी कि फॉरेस्ट वगैरह जो है वो काटे जाएंगे, या वहाँ पे अगर कुछ बसाहट हो रही है तो वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे भी कुछ इशू हम लोगों को सबको फेस करने पड़ेंगे अगर हम डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी है कि हमारे पास में एक इशू ये है कि पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। कई सारे एरियाज आज भी ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पे पानी है ही नहीं, और कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 24/7 वाटर सप्लाई है या अवेलेबिलिटी है, तो ये भी एक वाटर रिसोर्स के साथ इशू है। नेक्स्ट इज वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी की बात करें तो वाटर क्वालिटी में हमारे पास अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, लेकिन वो पूरा का पूरा पानी जो है वो यूजेबल नहीं है। तो वाटर आपके पास क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी वाटर जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंने आपको कहा कि हर जगह आ जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ज़्यादातर जो आपके एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से भी हमारे जो वाटर रिसोर्स है उसके ऊपर काफ़ी बुरा एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर भी काफ़ी सारा वाटर जो आपका वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज रेनफॉल। रेनफॉल क्या है कि रेनफॉल आज के टाइम पे सही टाइम पे नहीं हो रहा है, एंड कभी बारिश आगे मतलब मानसून सही समय पर नहीं आ रहा है, कभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, या कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है उसकी वजह से, कहीं पे सूखा है। तो ये सारे जो आपके इश्यूज हैं ये वाटर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो मिनरल के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? मिनरल के साथ आपकी प्रॉब्लम्स है वही ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो बात हो रही है हर जगह की, लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग। माइनिंग की वजह से आपके जो है मिनरल्स, सबसे ज़्यादा माइनिंग की वजह से इशू फेस हो रहा है, क्योंकि माइनिंग की वजह से क्या होगा कि अगर मिनरल आप निकाल लेंगे लैंड में से तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा, वहाँ की जो मिट्टी है, जो वहाँ की सोइल है, वो उतनी उपजाऊ नहीं बचेगी। एयर वाटर पोल्यूशन होगा, अगर कहीं पे माइनिंग हो रही है या कहीं पे आप मान लीजिए मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ की एयर भी खराब होगी पोल्यूशन की वजह से, और वहाँ पे पानी भी खराब होगा जहाँ पे आप ये पूरा आपका प्रोसेस चल रहा है। देन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। जब मिनरल निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक लार्ज वॉल्यूम जो है, यहाँ एक क्या ऐसी होती है, अमाउंट ऐसा होता है जो वेस्ट हो जाता है उस पूरे प्रोसेस में। देन ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो है उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि माइनिंग के टाइम पे या मिनरल जब आप निकाल रहे हैं उस टाइम पे जो पोल्यूशन हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन या जो कुछ गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो निकल रही हैं वहाँ से, तो उसकी वजह से आपकी जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ अपर सोइल लेयर एंड वेजिटेशन। जब मिट्टी के अंदर आपके मिनरल्स ही नहीं बचेंगे तो मतलब वो सोइल जो है वो मोस्टली खराब मानी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अच्छा वेजिटेशन नहीं हो पाएगा। एक तरीके से कहीं तो वो पूरी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाई डिमांड। हाई डिमांड या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसमें आप ले सकते हैं। हाई डिमांड है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो रहा है। हाई डिमांड की वजह से ही जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सो नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल्स। तो एनवायरमेंट के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, मान मिनरल को हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से तो वो भी काफ़ी नेगेटिव है। फूड रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। फूड रिसोर्सेज के साथ हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि हमारे जो फूड रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज में एक तो हमारा जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग इतने ज़्यादा हो रहे हैं खाने वाले, और वेजिटेशन जो आज की तारीख में अगर कहें तो लोग धीरे धीरे कृषि की तरफ से हटते जा रहे हैं, तो ये एक समस्या है। नेक्स्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी इतनी है, गरीबी की वजह से लोग, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा है जो रात में भूखा सो जाते हैं, जिन्हें पूरे तरीके से खाना नहीं मिल पाता। हंगर इंडेक्स अगर आप देखें, वर्ल्ड वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, तो उसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज में बहुत आज भी लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि सही तरीके से पॉवर्टी की वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं। चेंजेस कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओवरग्रेजिंग।
तो आज की तारीख में जो एग्रीकल्चर में आपके जो बदलाव आए हैं ना, जो कृषि पद्धति में बदलाव हुआ है, नए तरीके से करने गए, उसकी वजह से या ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा चराई की वजह से भी आपकी जो आज की तारीख में फूड रिसोर्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, तो वही बात है, आज की तारीख में जो एग्रीकल्चर आप मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो आप डाल रहे हैं उसकी वजह से आपके जो फसल है उसके अंदर कहूँ तो एक तरीके से आप केमिकल्स डाल रहे हैं, तो उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, तो वाटर लॉगिंग अगर हो रही है, सैलिनिटी, तो ये भी एक बड़ा इशू है। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो कहीं पे जैसे सूखा पड़ गया तो पूरी फसल खराब हो गई, या कहीं पे बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से फसल खराब हो गई, तो ये भी एक इशू है। डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी फसल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ की लैंड जो है वो पूरी मिट्टी खराब हो रही है, बंजर हो रही है। देन एक ही फसल को बार बार एक ही लैंड पे उगाने से वहाँ पे उससे भी आपकी जो लैंड है उसमें वो वाले जो तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, तो ये भी कुछ इश्यूज हैं। देन डिफोरेस्टेशन, आज की तारीख में ऐसा भी हो रहा है कि कई सारी जगह पे कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट्स हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें काट के वहाँ पर कृषि की जा रही है, तो इससे भी हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज एनर्जी रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। एनर्जी रिसोर्सेज के साथ क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है? एनर्जी रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड आपकी प्रॉब्लम्स है, एक तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एनर्जी नीड बढ़ रही है। एनर्जी नीड कैसे बढ़ रही है भाई? जितने ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नीड्स, उतनी नीड्स, क्योंकि अगर एनर्जी में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हर जगह पे आज की तारीख में हर जगह आपको एसी मिल जाएंगे, गर्मी से बचने के लिए लोगों ने लगा रखे, तो उसमें भी बिजली की ज़रूरत है। सो एनर्जी या किसी भी तरीके की बात करें, गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो गाड़ियों में डालने के लोगों को फ्यूल चाहिए। तो कहने का सिंपल यही है कि क्रक्स अगर हम निकालें तो क्रक्स यही होगा कि जो पॉपुलेशन या फिर जो नीड है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है और सप्लाई उतनी नहीं है, तो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। नेक्स्ट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है भाई, फॉसिल फ्यूल्स बहुत कम है और बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन स्टिल उनका यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से या धड़ल्ले से अगर कहें तो वो हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बढ़ रही है कि एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम कहें तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या पेट्रोल डीजल या उन सब की वजह से भी आज की तारीख में हम हमारा पोल्यूशन हो रहा है, पर्यावरण पे असर पड़ रहा है, तो उससे भी गर्मी बढ़ रही है। एसिड रेन्स हो रही हैं, है ना? एसिड रेन की वजह से अगर हम ताजमहल का एग्जांपल हम सभी जानते हैं, तो एसिड रेन्स भी पोल्यूशन की वजह से ही हो रही है। नेक्स्ट वाटर कोज होता है या कोल माइंस वगैरह, उसकी वजह से जो भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है या अदर जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, उनसे जो भी वेस्ट निकल रहा है वो सारा पानी में जा रहा है, तो उससे भी दिक्कत है। बट अगर हम यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज की स्पेसिफिक जो है वो एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है, और उनसे जब हम कोल निकाल रहे हैं तो उससे जो भी पोल्यूटेड जो वेस्ट है वो जब पानी में जा रहा था उससे भी हमारा वाटर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। देन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो हम सभी को पता है भाई, गाड़ियों से जो धुआं निकलते हैं, जो भी हम कोल माइंस या जो भी है, मतलब सारा जो एयर पोल्यूशन है वो मोस्टली एनर्जी सोर्सेज की वजह से ही हो रहा है। अब हमारा जो लास्ट हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स है, वो है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स के साथ हमारी कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है जिसमें आज अगर बात करूं तो हमारे काफ़ी सारी लैंड ऐसी है जो कि बंजर हो गई है, या लैंड की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। मैन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स, तो इंसानों की वजह से जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सोइल इरोजन हो रहा है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो मिट्टी है उसकी पूरी क्वालिटी, पूरी गुणवत्ता जब खत्म हो जाती है तो वो एकदम बंजर हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि बंजर जमीन या रेगिस्तान में वो तब्दील हो जाती है, तो ये भी एक इशू है। उसके बाद में डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन से अब अगर पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती है, पकड़ के रखती हैं। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो मिट्टी जो है वो भी बहेगी बहाव में, ठीक है? तो पेड़ उसको नहीं रोक के रख पाएंगे, जकड़ नहीं पाएंगे। एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है वो अच्छे से उसको मतलब
ख़त्म नहीं किया जा रहा, उसकी डंपिंग कहीं पे भी हो जा रही है, तो उसकी वजह से भी लैंड के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। और वेस्ट में अगर पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स वगैरह की बात करें तो वो तो ज़मीन के अंदर कई-कई सालों तक भी अगर पड़ी रहें तो भी वो ख़त्म नहीं होती। तो ये भी हमारा एक लैंड का बड़ा इशू है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हमने क्या-क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्सेज़ की कुछ डेफिनेशंस करी हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद में हमने नेचुरल रिसोर्सेज़ जो हमारे हैं उनके साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखी हैं, हमने फॉरेस्ट रिसोर्स के साथ देखा, हमने वाटर के साथ, हमने मिनरल, फूड, एनर्जी एंड लास्ट में लैंड रिसोर्सेज़ एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की हमने बात की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है communicatewithcommunicator@gmail.com एंड हमारी इंस्टा आईडी है bjmc_communicator। एंड हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कमेंट करके अपने डाउट्स या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं या कुछ सजेशन है तो आप वो दे सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी जो भी डाउट क्वेरीज है वो जल्द से जल्द आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच। सो अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में।